बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान लाउंज के एडिशन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरकज़ई। नाज़रीन, कलदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान अफ़गानिस्तान में मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और अब तो ये इतलात भी हैं कि फ़रीक़ैन एक मुआहिदे के करीब पहुँच चुके हैं। आज पेशावर में भी ये इतलात सामने आ रही है कि एक नुमाइंदा कबायली जरगा जिसमें मालकंड के नुमाइंदे भी शामिल है, वो तश्कील किया जा रहा है और ये फ़ाइनल जरगा है, या ऐसा समझ लें कि फ़ाइनल राउंड के जो मुज़ाकरात है वो ये जरगा करेगा और इम्कान है कि कल परसों तक ये जरगा जो है वो अफ़गानिस्तान जाएगा और फिर फ़ाइनल राउंड के मुज़ाकरात जो है उसमें हिस्सा लेगा। इसके अलावा जो कलदम तंजीम टीटीपी ने जो एक जंगबंदी की थी, जिसकी मियाद जो है आज यानी 30 मई को ख़त्म हो रही है, तो उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि एक और तोसी जो है वो जंगबंदी में की जा रही है जो आज वो है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वाक़ई फ़रीक़ैन जो है एक अमन मुआहिदे के करीब पहुँच चुके हैं, या अभी भी जो है ना उसमें कुछ मसाइल मौजूद हैं। और जो टीटीपी के मुतालबात है वो किस हद तक उस पे अमल दरामद किया जा सकता है, वो किस हद तक उसको कबूल किया जा सकता है। सवाल तो ये भी है कि अगर बिलफ़र्ज़ ये अमन मुआहिदा होता है तो फिर जो एक और कलदम तंजीम है दौलत इस्लामिया या दाइश, वो इससे जो है ना किस तरह फ़ायदा उठा सकती है। आज हम इस पे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने 2 मेहमानों को दावत दी है। दोनों मेहमान शिद्दत पसंदी और कलदम तंजीमों पर लिखते आए हैं। हमारे पहले मेहमान जनाब डॉक्टर सैयद अख्तर अली शाह साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, कलदम तंजीमों पर लिखते आए हैं और आजकल भी कॉलम लिखते हैं एक अंग्रेज़ी अखबार में। इसके अलावा डॉक्टर साहब जो है वो अवामी नेशनल पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन भी हैं। हमारे दूसरे मेहमान जनाब इफ्तिखार फिरदौस साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तहकीककार हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार फिरदौस साहब, मैं आपसे शुरू करूँगा। जैसे मैंने अपने इब्तिदाई में भी बताया कि जो है वो ऐसे इतलात हैं कि फ़रीक़ैन जो है वो अमन मुआहिदे के करीब पहुँच चुके हैं। एक जरगा भी तश्कील किया जा रहा है जो आजकल में जो है ना वो फ़ाइनल राउंड के मुज़ाकरात के लिए अफ़गानिस्तान जाएगा। तो क्या लेटेस्ट अपडेट क्या है? रिफत साहब, लेटेस्ट अपडेट उसमें यही है कि बहुत सारी हमने लचक जो है वो देखी है। अच्छा। हमने तालिबान की तरफ से भी जो है वो लचक देखी है और हमने पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से भी जो उनका डेलीगेशन है जो मुज़ाकरात कर रहा है उसमें भी लचक जो है वो देखी है। जो ओरिजिनल मुतालबात जो खोस्त में मीटिंग हुई थी और उससे पहले, क्योंकि ये प्रोसेस जो है मैं आपको बताता चलूँ, ये तकरीबन कोई दिसंबर 2020 से जो है वो चला आ रहा है ऑफ एंड ऑन, और हमने देखा कि इसमें जंगबंदियाँ जो है वो होती आ रही हैं, फिर दोबारा अटैक शुरू होते हैं, फिर दोबारा जंगबंदी। इस बार जो है हमने देखा कि उसमें तकरीबन मुसलसल जो है वो 3 बार जो है वो जंगबंदी का ऐलान जो है वो किया गया, जो एक खुशाइंद बात है, क्योंकि जंगबंदी का असल महवर जो है वो तो हमारे कबायली अज़ला हैं, बिल्कुल। जहाँ के लोग जो है वो वाकई में खुश हैं, क्योंकि अगर इलाके के अंदर अमन आ जाता है तो उनकी जो ज़िंदगी पिछले 20 सालों से जो है वो मुतासिर है, उसमें काफ़ी बेहतरी जो है वो देखने में आई। और इसका पहला टेस्ट केस वो था जो 30 दिन के लिए जंगबंदी हुई थी, तो लोगों को काफ़ी उससे फ़ायदा हुआ था और लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, तो जो टीटीपी के जो कुछ मुतालबात जो थे वो जिनमें पहले लचक नहीं था, जिसमें शरीयत का नफाज था, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें थीं कि हम असलहा जो है वो सरेंडर जो है वो नहीं करेंगे, और तीसरा जो है वो अदलिया और जो फाटा मर्जर के लिहाज से जो अब कबायली अजला का स्टेटस है जी। उस लिहाज से था, और कुछ चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के आइन से जो है वो ताल्लुक़ वो रखती थी। ठीक। जो लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो सामने आई हैं, पिछली जो 2 मीटिंग्स जो है वो हुई हैं, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स इस लिहाज से हैं कि हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो अग्रीमेंट जो है वो हो गया, और बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने कहा वो सोशल मीडिया पर भी हैं और लोग उस बारे में बार बार जो है वो बातें करते रहते हैं। लेकिन जो एक चीज़ जिसमें ये सारा प्रोसेस अभी इस टाइम पर जो है वो फंसा हुआ है, वो फाटा की फटा। हैसियत। अच्छा।
और जिस जरगे का जो है वो आप ज़िक्र जो है वो कर रहे हैं, जो तकरीबन 40 से ज़्यादा कबाइली जो है वो मशरान और उसमें सेनेटर्स भी हैं, बल्कि खैबर पुख्तूनख्वा के जो तर्जुमान हैं वो भी उस जरगे का जो है वो हिस्सा जो है उनको मुकर्रर किया गया है, अच्छा। जो जाएंगे जो है इनसे बात करने के लिए। उसमें बहुत क्लियरली जो है ये मेंशन्ड है कि दे विल ट्राई टू गो, और ये जाकर जो है वो कन्विंस करेंगे कि जो फाटा का जो रिफॉर्म्स हैं ये सिर्फ एक नेशनल या एक लोकल जो है वो एजेंडा नहीं है, बल्कि एक इंटरनेशनल एजेंडा है। दूसरा ये कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो अमेंडमेंट है, इसको रिपील करना या इस पे वापस जाना जो है आ, वो मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि एक पॉलिटिकल सिनेरियो इस मुल्क के अंदर जो है वो मौजूद है। दूसरा ये कि उसके मुहर्रिकात जो है वो बहुत बदले हुए हैं। तो लिहाजा जो बाकी चीज़ें हैं, चाहे वो असलहा रखने का, मैं आपको एक मिसाल ले दूं कि एक डिमांड उसमें ये है कि असलहा जो है वो हम नहीं देंगे। तो उनसे कहा गया कि आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे वो आके रहें, लाइसेंस शुदा जो है अलाउड बोर है, अच्छा। उसके मुताबिक जो है आप वो असलहा जो है वो रखें, उस पर तो कोई कबाहत जो है वो नहीं है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो अभी अमन मुआहिदे के बीच में जो एक बड़ी रुकावट हायल है वो ये फाटा मर्जर वाला इशू सिर्फ है। फाटा मर्जर के ऊपर जो है ये सारी बात जो है वो रुकी हुई है, और जो अभी जरगा जो है वो जाएगा उसका मेन मकसद यही है कि वो ये समझाना कि एक फाटा मर्जर जो है ये कबाइलियों के हक़ में है, बल्कि इसे जो है तरक्की का ज़ामिन है, और इसे अमन जो है वो कायम होगा बनिस्बत इसके कि हम वापस उसी सिस्टम पे चले जाएं जिसमें कबाइली मशरान हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको जो है बताता चलूँ, जी। कुछ इबहम है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं और लोगों की बातें भी सुनते रहते हैं, जिसमें एक बात यह है कि लोग कहते हैं कि शायद कोई नई चीज़ है उसमें एक आ गया है कि बशमूल कोहिस्तान और जो हज़ारा का जो एरिया लगता है, हज़ारा कोहिस्तान की बात कर रहे हैं जी। वहाँ पर जो है वो निज़ाम अदल रेगुलेशन जो है वो नाफिज हो। तो उधर निज़ाम अदल रेगुलेशन जो है वो ANP और PPP के दौर में ये मुआहिदा हो चुका था, और तभी से जो है वो निज़ाम अदल रेगुलेशन वहाँ पर जो है वो नाफिज है। दूसरी ये है कि कबायली इस्लाम में जो है लाइक जरगे का सिस्टम जो है वो कायम करना, तो वहाँ पर जो ADR का कानून है वो ऑलरेडी लागू है, तो इसमें कोई नई बातें नहीं हैं। अच्छा। बल्कि सिर्फ एक्सप्लेनेशन की एक क्योंकि जब आप कॉन्टैक्ट जो है वो डेवलप करते हैं और बात जो है उसको आगे ले जाते हैं, तो कुछ चीज़ें जो है वो बिल्कुल जो है वो अनक्लियर होती है, उसमें क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपकी ओरिजिनल सवाल की तरफ जो है वो वापस जाना चाहता हूँ, क्या ये मुआहिदा हो चुका है, नहीं हो चुका? मेरे ख्याल में अभी इसमें फेजेस बाकी हैं। अच्छा। और अग्रीमेंट जो है वो सिर्फ इस बार वर्बल हुई है, यानी ज़ुबानी कलाम पर जो है वो बातें जो है वो हुई है। असल बात जो है वो ये है कि एग्रीमेंट जो है इस बार रिटन में आएगा, और उसका ज़ामिन जो है वो सिर्फ TTP नहीं होगा, क्योंकि मुज़ाकिरात जो है वो डायरेक्टली TTP के साथ तो हो रहे हैं, लेकिन उसके ज़ामिन जो है वो अफ़गान हुकूमत है, जो इस टाइम पर अफ़गान तालिबान जो है इमारत इस्लामी जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, जो इफ्तिखार साहब ने भी कुछ चीज़ों की तस्दीक कर दी है कि जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ऑन एंड ऑफ जो है ना कुछ ट्वीट्स वगैरह देखते रहते हैं, कुछ क्रेडिबल सहाफ़ी हैं वो कर रहे हैं कि जो मुतालबात वहाँ पे अभी जो चल रहे हैं या जिस पे हुकूमत ने एग्री कर लिया है, जो TTP के मुतालबात है, मैं आपके सामने जो है ना कुछ रख देता हूँ कि उसमें एक ये है कि 60% कबायली अजला से जो है ना फ़ौज इनखला करेगी और उनकी जगह जो है ना FC तैनात कर दी जाएगी। फिर मालकंडोजे में निज़ाम अदल रेगुलेशंस का निफाज, जैसे इफ्तिखार साहब ने भी कहा, और ये आईनी पाकिस्तान के गैर शरई दिफात का इतलाक जो है वो तालिबान पे नहीं होगा, एक ये बात भी की जा रही है। और असलहे वाली बात भी जो है ना, जैसे कि वो असलह समेत वापस आएंगे तो उनको अगर वो लाइसेंस शुदा जो है ना असला फिर रख सकते हैं अगर उनके पास लाइसेंस है, और फाटा इंज़माम को जो है ना वो वापस ले लिया जाएगा। तो अब डॉक्टर साहब आप से मेरा सवाल ये है कि ये जो मुतालबात है, अच्छा ये जो TTP जब से बनी है तकरीबन 14-15 साल हो गए हैं, उनके जो मुतालबात थे वो मुतालबात इसमें हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। जो वो शरीयत का मुतालबा करते आए हैं, वो खिलाफत की बात करते थे, बल्कि आखिर में तो अब जो मुफ्ती नूर वली है जो CNN के साथ उसने इंटरव्यू दिया उनको दिया था, उसमें तो वो कबायली अजला की बात कर रहा था कि ये सारे हमें हवाले कर दें, यहाँ पे हम अपना निज़ाम लाएंगे। ये जो मुतालबात जो हम मीडिया में देख रहे हैं, ये जो अभी जिसका मैंने जिक्र किया, क्या ये मुमकिन है, इसका इतलाक हो सकता है? मैं ये कहूँगा कि ये सारी बातें, ये मुज़ाकरात, ये कोई अनोखी बात नहीं है। अच्छा। न उनके मुतालबात अनोखे हैं
और ना हुकूमत और इनके दरमियान जो मज़ाकरात हो रहे हैं, ये सिलसिला तो जब से ये तनाज़ा पैदा हुआ है, ख़ासकर 9/11 के बाद, नेक मोहम्मद, फिर हाफिज़ गुल बहादुर खैबर में, फिर आपने देखा स्वात में मौलाना सूफ़ी मोहम्मद, फिर उसके बाद जो तहरीक तालिबान के बुनियादी लीडर थे उनके दरमियान चकदरा हट पे ये मुतालबात, और उसकी बाकायदा ये नहीं है कि वो ज़ुबानी बातें थी, बाकायदा वो तहरीर में आई, उन पे दस्तखत हुए। और ख़ास कर फिर जब आप देखते हैं मलाकंड के हवाले से बात करते हैं, तो ये मलाकंड का सिलसिला, इसके दो मैं कहूँगा। एक वो दौर था जब यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और आफ्ताब खान शेरपाव वो चीफ मिनिस्टर थे। तो उस वक्त जो शोरश हुई, मौलाना सूफ़ी मोहम्मद तहरीक नफाज शरीयत के नाम से वो था, तो उस वक्त वो एक लोकलाइज्ड फिनोमेना था। तो उस वक्त भी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए और एग्रीमेंट हुआ, और उसके नतीजे वहाँ पर नफाज शरीयत एक्ट, वहाँ पर नाम शायद मैं अगर गलत हो, लेकिन बुनियादी तौर पे वो, और काजी अदालतें और ये तमाम। जी बिल्कुल, इलाका काजी है सारे। फिर बाद में जब तहरीक तालिबान और ये सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर दोबारा मुज़ाकरात हुए, और उन मुज़ाकरात के नतीजे में नफाज शरीयत और ये अदल आइडियोलॉजी आया। और आप देख रहे हैं कि मंगवारा में जो बेंच है उसको अब वो दारुल कज़ा, हाँ बिल्कुल, कहा जाता है, और इसी तरह दारुल काजी कज़ा, और ये तमाम इसके नॉमेनक्लेचर सारे हैं। अब हम आ जाते हैं कि इस वक्त जो तहरीक तालिबान है उनकी ये हमेशा होता है कि जब भी दो फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं तो सब एक एक्सट्रीम टेबल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, फिर जब आप टेबल पे बैठते हो तो गुफ्त शदीद होती है, कुछ गिव एंड टेक होता है, और फिर ये मनहसर होता है कि कौन सा फरीक कौन सी पोजीशन में है, कितना वो स्ट्रांग है, उसको कितना एडवांटेज है। जब अफ़गानिस्तान की तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान दोहा में मुज़ाकरात कर रहे थे तो उनकी अलहदा पोजीशन थी, वो उनके पास अफ़गानिस्तान के बहुत से इलाके, अक्सरियत इलाके उनकी कब्ज़े में थे, तो वो एक डिफरेंट पोजीशन में थे। आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान उस पोजीशन में नहीं है, जब यहाँ पर नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, खैबर में और स्वात में एक मतवाज़ी, एक होती है आपका इंसर्जेंसी शोरश, जहाँ पर एक फरीक इस पोजीशन में होता है कि वो एक ख़ास इलाके में अपनी अमलदारी को कायम कर लेता है। एक होता है कि आप इनफरादी दहशतगर्दी के वाक़यात, इस वक्त तहरीक तालिबान किसी इलाके में कोई काबिज़ नहीं है, बिल्कुल सिर्फ वो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, टारगेट किलिंग हो जाती है, लोगों को सरहद पार से हमले हो रहे हैं के लिए कॉल्स आ जाती हैं, या कभी कभी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, किसी फौजी चौकी या पुलिस उस पर हमला हो जाता है। एक तो इसलिए, और दूसरे ये कि जब आप इस किस्म के वाक़यात करते हैं तो उसके लिए आपको महफूज पनाहगाहें बहुत ज़रूरी है जी। तो इस वक्त अगर वो एक मखमसे में है, पश्तो में जो कहते हैं, यह तरफ डांग दे बल तरफ प्रांग वाला खबर अदा, तो अब उनकी सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो अफगान गवर्नमेंट है जो कि उन्होंने एक मुआहदा किया हुआ है जिसके तहत उनकी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी किसी दहशतगर्दी की, और दूसरी तरफ उनके अपने एक मखसूस नज़रिया है, उनकी भी फॉलोअर्स होंगे, उनके लिए भी उन्होंने बात अब कि कैसे इस मैं इसमें मैं इस तरफ आ रहा हूँ अब। जी मुतालबात की बात कर रहा हूँ मैं ये आ रहा हूँ। अब उनके मुतालबात बज़ाहिर तो शुरू में तो ख़ास कर बड़े सख्त थे, जो वो 1 महीने का सीज़ फायर हुआ था और फिर बाद में वो ना हो सका, जिसमें कि इन्होंने जैसे कहा फिरदौस साहब ने
कि कबायली इलाका जात को वापस उसी शक्ल में ले जाना, फिर नफाज शरीयत की बात, इस्लामी खिलाफत की बात, और फिर असले के साथ उनकी उस को, तो वो तो नहीं हो सका। अब आइडियलिज्म के बजाय रियलिज्म की तरफ आ गए, तो वो कुछ लो और कुछ दो वाली बात होगी। और लेकिन उसमें भी जब आपने एक ये बात की कि वो कहते हैं कि जीवन पे गैर शरई, जी हाँ बिल्कुल, कवानीन, तो मैं तो ये हैरान हूँ कि ये गैर शरई कौन से कवानीन है। मतलब वो तो आईन पाकिस्तान को तस्लीम नहीं कर रहे हैं ना, पाकिस्तान को भी देखें नहीं है, हाँ उसमें भी वो भी इस्लामी है। अभी तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है ना, ये यही संजीदा मामला है जो अभी आने हैं। वो भी वो फिर इस्लामी पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, आईन कहते हैं, आपने कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाने। फिर आपके जितने कवानीन आप देखिए, फौजदारी जितने कवानीन हैं वो तमाम इस्लामी हैं। आपके अगर फैमिली लॉज हैं वो भी इस्लामी हैं, और दूसरे जो जहाँ तक कवानीन हैं तो वो ताज़ीरी या दूसरे जिसमें कि इस्लाम के साथ उनका कोई क्लैश नहीं है, कन्फ्लिक्ट में नहीं है, तो वो तो एक ये चीज़ है। ये तो बड़ी वाज़ेह बात है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप कहें कि ये गैर इस्लामी है कवानीन के हवाले से। अब हम आते हैं इसकी प्रैक्टिकल शक्ल की तरफ, अमली लिहाज से। अमली लिहाज से अब इसमें दो सूरतें, एक तो ये वो है कि जहाँ पर FIRs हुई है जी, और उसमें बहुत से लोग बरह रास्त नामजद किए गए हैं। अब उसके लिए क्या होगा, ड्यू प्रोसेस, ये आएंगे अपने आप को कानून के हवाले करेंगे, जी फिर अदालतें हैं उनके सामना करेंगे, और फिर मुकदमा चले, और अगर कोई गवाही नहीं देता, सामने नहीं आता, और अक्सर आप देखते हैं कि पहले भी जितने टेररिज्म के केसेस चले हैं तो उसमें कितनी फीसद इसमें में सदारती इख्तियारात जो है वो भी बड़े इस्तेमाल हो सकते हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो मेहमानों के साथ प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। इफ्तिखार फिरदौस साहब, आपकी भी इस पे नज़र होगी, शाह साहब को भी पता है, मुझे भी थोड़ा बहुत पता है कि जब TTP का वजूद हुआ 2007 में, तो इब्तिदा में उनके 2-3 बड़े मुतालबात थे। एक तो वो ये मुतालबा उस वक्त कर रहे थे कि जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें जो पाकिस्तान अमेरिका के इत्तेहादी है, पाकिस्तान उससे निकल आए। फिर वो निज़ाम की तब्दीली की बात करते थे। अब तो खैर वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग नहीं है, वो तो नहीं रही। जो निज़ाम की तब्दीली की आप यानी वो ये कहते थे, वो जैसे अब भी TTP कहती है कि हम जो है ना आईनी पाकिस्तान को नहीं मानते हैं, जमहूरी निज़ाम जो है वो कुफ्री निज़ाम है। तो ये मतलब अगर ये कोई मुआहदा, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि अल्लाह करें कि अमन आए, लेकिन ये जो कुछ जैसे प्रॉब्लम्स है ये कैसे हल होंगे? देखिए, जैसे शाह साहब ने कहा कि एक आइडियलिज्म होता है और एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है। जी, आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो लेके जो है वो आगे जाते हैं। जब ये मुज़ाकिरात जो है वो शुरू हुए हैं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, जो लास्ट राउंड जो था काबुल के अंदर, उसमें वही पुराने मुतालिबात जो है वो टेबल पे लेकर आए। अच्छा, लेकिन उनसे कहा गया कि जो खोस्त के अंदर जो मीटिंग हुई थी जिसकी दिसंबर के में, उसमें जिन पॉइंट्स पे जो है एग्रीमेंट था कि इस पे मुज़ाकिरात होंगे, उसकी तरफ आएँ। अच्छा, और वो एक बहुत प्रैक्टिकल लिस्ट ऑफ एग्रीमेंट्स है। उसमें प्रिजनर्स रिलीज भी है, उसमें एमनेस्टी भी है, उसमें प्रेसिडेंशियल पार्डन भी है। इट्स ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिकली जो है वो अमन के लिए जो है वो हो सकती हैं। लेकिन हम चूँकि स्टेट की तरफ से जो है हमारा इनपुट जो है वो ज़्यादा है, तो आई मीन हमें वो मुतालिबात जो है वो ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग लगते हैं जो उनकी तरफ से आ रहे हैं। लेकिन जो दो अहम मुतालिबात जो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो सामने रखे गए हैं, उसमें ये है कि अगर आप ये शराइत जो है वो मान लेते हैं, तो इसमें एक बड़ी शराइत ये है कि एग्रीमेंट के बाद TTP जो है वो तहलील हो जाएगी। अच्छा, ये वैसे जो है ना मेरे लिए भी बड़ी, ये जो है ना ये मुतालबा बड़ा
मैं भी इस पे बड़ा शौक हुआ कि ये कैसे वो अपनी तंजीम ख़त्म कर सकते जी। हैं। और जो दूसरी यानी जो वो मैं इस तनाजुर में कह रहा हूँ कि जो कलदम तंजीमें हैं, उनका जो एजेंडा है, उनकी जो एक आइडियोलॉजी के तहत होती हैं, तो वो फिर इस बुनियाद पे जो है ना, ये बड़ा अजीब लग रहा है। जी, और दूसरा मुतालिबा ये है कि उसमें कि आप जो है दाइश में जो है ये गारंटी देंगे कि जो आईसिस खुरासान यानी दौलत जी, इस्लामिया का जो खुरासान जो है वो विलायत की जो बात होती है, आपके फाइटर्स जो है वो उसमें नहीं शामिल जाएंगे। नहीं तो जाएंगे। ये भी मुझे लेकिन ये हाँ, गारंटी दी गई, हाँ, ये गारंटी दी गई है कि अगर मुआहिदा हो जाता है तो कोई भी जो है वो फरीक जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो काम नहीं करेगा। अच्छा। ये गारंटी दी गई है। तहलील होना जो है वो अभी एक बात है। सो जो मुतालबात हैं वो उस तरफ से भी जो है ऐसे लगते हैं कि ये काफ़ी जो है वो सख्त हैं, इस तरफ से भी लगते हैं कि ये काफ़ी, क्योंकि हम ना मानने वाली जो है वो बातें करते अच्छा, हैं। इसमें इफ्तिखार फिरदौस साहब, फिर एक सवाल है। आप जिस तरह कह रहे हैं कि वो जो पुराने मुतालबात थे, उनसे वो विड्रा कर गए हैं, मतलब उस पे ज़ोर नहीं दे रहे हैं। अफ़गान तालिबान के कहने पर। अच्छा, लेकिन फिर यहाँ पे एक बड़ा सवाल है ना कि एट द मोमेंट अगर हम देखें ना, तो टीटीपी जो है वो शायद पिछली उनकी जो 14-15 साल की तारीख में वो आज सबसे स्ट्रांग पोजीशन पे है। उनके उनके साथ लोग भी हैं, 17 ग्रुप्स उसमें जो है ना शामिल हुए हैं जो इनसे जुदा हो गए थे। उनके पास जो है ना अब पनागाह का कोई मसला नहीं है अफगानिस्तान में, उनके पास असलहा भी आ गया है। तो जब अगर ऐसी पोजीशन पे वो है, तो फिर वो क्यों, जो उनके जिसकी बुनियाद पे उनकी तंजीम कायम है, वो कैसे, मतलब वो उसको तो इस वक्त कोई तकलीफ नहीं है। अगर मसला है तो पाकिस्तान को है मेरे ख्याल देखिए, में। जो मुज़ाकरात की जो बिगिनिंग का जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है, जो बेसिक आर्ग्यूमेंट जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया कि ये जंग शुरू क्यों हुई। जी, जंग शुरू इसलिए हुई कि कबायली इस्लाम में जो लोग थे या जो एक नज़रिया जो है वो रखते थे तालिबानियत की तरफ, उनका ये ख़्याल था कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत थी और उसको डिसलॉज करने में, हटाने में पाकिस्तान ने अमेरिका का जो है वो साथ दिया, जिसकी वजह से जो है वो जंग जो है वो सिर्फ ना उधर शुरू हुई बल्कि वो इधर भी जो है वो शुरू हुई। दैट्स द बेसिक क्रक्स ऑफ इट। अच्छा, अब जब अमेरिका जो है वो इस प्रॉक्सिमिटी से निकल जाता है और अगस्त 15 के बाद जो है वो तालिबान की हुकूमत जो है वो अफ़गानिस्तान में वापस आ जाती है, तो जो आपका बेसिक आर्ग्यूमेंट जो है वो था, वो अब कायम नहीं रहा। अच्छा, इसीलिए ये सारी बातें जो है वो दोबारा से जो है वो शुरू हुई कि अब इसके वजूद का अपने मुल्क में दोबारा जो है वो यानी टारगेट करने का कोई वजूद बचता नहीं। और दूसरी बात ये है कि सबके सामने है कि अफ़गान तालिबान के साथ पाकिस्तान की जो है वो एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो है अफ़गान बिल्कुल। तालिबान के साथ। तो लिहाजा ये तीन फरीक जो आपस में बैठे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो इस पे नाराज़ होते हैं कि आप जो है वो किस यानी इनको जो है इनसे मुज़ाकरात, क्योंकि एक जनरल सेंटिमेंट है, लेकिन इसको आप सोचें कि एक इनफॉर्मल मैकेनिज़्म जिसको फॉर्मलाइज़ किया गया। हम पश्तून हैं, हमें पता है कि जब आप जरगे में बैठते हैं तो सब फरीकों को जो है वो इक्वली बात करने का हक जो है वो है और वो अपना मुद्दा भी सामने लाएंगे। लिहाजा जो बातें सामने आ रही हैं ये सबका मुद्दा हो सकता है। वी विल हैव टू सी, ये देखना ज़रूरी है कि एक्चुअल एग्रीमेंट में क्या चीज़ जो है वो लिख के आती है। जो अभी तक जितनी बातें हो रही थी वो सब ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स, क्योंकि जब आप एक तो आपको पता है कि जब आप जरगे में जो है वो बैठते हैं तो आपको जो है वो कुछ देना पड़ते हैं ताकि ये गारंटी के तौर पर आपके पास हैं ये बंदे। तो वो दो जिनका जिक्र जो है वो आपने किया वो भी मैं प्रेसिडेंशियल करूंगा, पार्डन के वो नीचे, हमारे अगले सवाल पे मैं आऊंगा। तो वो जो है गारंटी के तौर पर है कि हम ये रिहा करने के लिए जो है वो तैयार हैं। और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है रिफत साहब कि आई मीन हम शायद, क्योंकि ये बातें जो है वो पहले बहुत ढकी छुपी थी और अब आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रही है, तो बहैसियत कौम जो है ये डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना जल्दी होगा। अच्छा, मेरी अपनी सोच के मुताबिक और जो मैं चीज़ें जो है वो देखता हूँ, कम से कम 3 महीने इसको और लगेंगे एक्चुअल जो है वो शेप में आने के लिए। उससे पहले शायद हमें उसके कॉन्टोर्स यानी ये मुहर्रिकात जो है पता लग जाएं कि इसकी शेप जो है वो क्या होगी, लेकिन इसको एक्चुअलाइज करने के लिए कुछ टाइम जो है वो लगेगा। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अब जो इफ्तिखार ने भी बात की, मेरा अब आपसे सवाल ये है कि जो टीटीपी है वो हम ये सब जानते हैं कि ये एक ऐसी समझ लें कि एक ज़ेली तंजीम है
अफ़गान तालिबान की और अलकायदा की भी। वो इस बारे में जो है ना मुफ्ती नूरुल्ली अपनी किताब में भी लिख चुके हैं। तो जो इमारत इस्लामी है वो किस हद तक टीटीपी पे असर रखती है, और टीटीपी जो है ना वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उनकी मुतालबात किस हद तक वो, या उनका असर जो है ना या दबाव किस हद तक वो कबूल कर सकती है? मैं ये कहूँगा, जहाँ तक आपने कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान जी, उससे इंस्पायर है या अलकायदा से, तो इसमें तो कोई शक व शुबे की बात नहीं। वो उनके ख़ुद कायदीन ने अपनी तहरीरों में, अपने बयानों में, और फिर आप ये भी देख लें कि दोनों की वर्कर्स हैं या उनकी जितने लीडर्स हैं, बड़े मुफ्ती भी हैं, उन्होंने ज़्यादातर यहाँ पर देवबंदी जितने मदरसे हैं वहीं से तालीम हासिल की है। ये तमाम इकट्ठे रहे हैं। तो सोच और फ़िक्र के लिहाज से बुनियादी तौर पे ये तमाम देवबंदी है। हाँ, अलबत्ता गुज़श्ता कुछ दहाइयों से जो अरब फ़िक्र है इस्लामी हवाले से, जिसमें कि अलकायदा शामिल है और हदीस और ये, उसकी भी एक छाप इन पे आई है। और फिर ये चूँकि एक बड़े उनके हवाले से बड़े दुश्मन के ख़िलाफ़ जंग थी, अमेरिका ही उनका बुनियादी हदफ था, तो फिर आप उसमें अलाइंसेस भी करते हो, एक बहास पे हो जाते हो कॉमन एनिमी के ख़िलाफ़। तो और बहुत से लोग उसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान को और तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान को सिक्के के एक ही सिक्के के दो रुख, बिल्कुल। तो उसमें तो कोई शक नहीं। और ये जो मतलब इस ऐसी आपको और ये फिर मेरा ही है, एक ही सिक्के के दो रुख। ये मैंने जब पीस लिखा था पहला, तो फिर ये है कि बहुत से सोर्सेज ये भी कहते हैं कि ऑल अराउंड इस जंग में यहाँ के तालिबान ने उनकी संग बसंग इस अमेरिका के ख़िलाफ़ हिस्सा भी लिया, कबक भी दी मुख्तलिफ हवालों से। तो वो इसलिए उनके लिए अब ये बड़ा मुश्किल होता है कि उनके ख़िलाफ़ अमली कार्रवाई करें। अब यहाँ के इतने अरसे में जो गुजरा है, तो ये जो इनके लीडर्स भी है वो भी डिप्लोमेसी को समझते हैं, ये नहीं कि नहीं समझते। डिप्लोमेसी आर है, कोई ना समझ है, वो भी समझते हैं कि कितने कदम आगे जाना है और किस वक्त 2 कदम पीछे आना है। इन तमाम चीज़ों को हमने जो ये 9/11 जो मौजूदा टीटीपी के अमीर है उसके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े जो है ना स्मार्ट है। तो ये यहाँ पर आप देखते हैं कि वो जब उनको टेक्निकली महसूस होता था कि जी मुज़ाकरात कर ले तो मुज़ाकरात करते थे, जब उनको महसूस होता कि अभी हमला कर रहे हैं तो वो हमला करते थे। तो ये तमाम बारीकी से वो भी समझते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, अब देखिए, अब तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान को देख लें, हुकूमत, उनके लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है कि बैनुल-अक़वामी तौर पे उनको तस्लीम किया जाए। बिल्कुल। उनकी ह्यूमैनिटेरियन वो आवाज़ लगा रहे हैं ना कि जी हमें ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पे इमदाद दी जाए, आवाम का क्या कसूर है। वो लॉन्ग टर्म में तो चाहेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा में। बीच में एक मेरे जहन में एक और सवाल आया, तो जब ये अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान अगर उनको ये इस बात पे एग्री करवा ले कि वो अपने हमलों से दस्तबरदार हो जाए जी, अमन की तरफ जाए, तशद्दुद के रास्ते को, तो ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन होगी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने भी कि उन्होंने एक ऐसे किरदार अदा किया
ये जो कि अमन की तरफ गया तो है। क्या फिर पाकिस्तान तस्लीम कर लेगा इसके बदले में अफगान ये जो इमारत इस्लामी की हुकूमत है? पाकिस्तान, वो तो बड़ी एक वाज़ेह बात है। अब पूरी दुनिया में यही पाकिस्तान जो है ना नहीं, नहीं, वो उस पे सौदाबाजियां नहीं, होती है। मैं ज़ाती बात नहीं करूँगा। हाँ। वो तो हुकूमत पाकिस्तान की बड़ी स्टेटेड पोजीशन है कि वो इस सिलसिले में बैनुल-अक़वामी दुनिया के साथ जाएगी। वो पाकिस्तान में एक ज़िम्मेवार मेंबर है यूनाइटेड नेशन का, तो वो एक अलग तलग तो कोई ऐसे फैसला नहीं कर सकता। अच्छा, उसकी कोई बैनुल-अक़वामी तकाज़े हैं, कोई इंटरनेशनल लॉ के तहत, ओवरऑल आपके फिर अपने कौमी मफादात हैं, उन तमाम को मद्देनज़र रखकर आपने ये फैसला करना होगा। तो इसी तरह अब अगर आप मुज़ाकरात क्यों करें तालिबान के साथ, क्योंकि आप बाज़ वक्त रियासत, एक तरफ तो लोगों की इनफरादी ग्रीवेंसेस है, कोई ख़ानदान होगा जिसके बहुत से लोग शहीद हुए होंगे, इनफरादी तौर पे मैं अगर ज़ाती लूँ, मुझ पर भी खुदकश हुआ है, लेकिन फिर जहाँ पर रियासती मफादात आ जाते हैं, कौमी मफादात आ जाते हैं, तो फिर इनफरादी मफादात को पसे पुष्ट डाल दिया जाता है। तो जहाँ तक ये पहलू है, तो अगर एक मस्बत, मैं कहूँगा मस्बत, ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग, और यहाँ पर जो तहलील की आपने बात की, तो अगर वो इस पर राज़ी होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये तहलील वाली बात इसलिए भी बड़ी अहम है क्योंकि पाकिस्तान के कानून के तहत भी उन पर पाबंदी है, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हुई है, और बैनुल-अक़वामी इदारे जितने भी हैं वहाँ भी उस लिस्ट में भी वो एक ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ये तहलील हो जाए तो वो कानूनी तकाजे जो हैं वो शायद उसमें एड्रेस हो जाए। और तो फिर, लेकिन जहाँ तक ये तहलील, आपने देखा होगा कि सियासी जमातें भी, उन पर भी पाबंदी लगाई, फिर वो दूसरे नामों से इमर्ज हुए। आप यहाँ पर देखते हैं कि फ़िक़्रा वाराना तंजीमें हैं, सपाए सहाबती आज वो एक पाबंदी लगी, दूसरे नाम से काम कर रही हैं। तो आप अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। इफ्तिखार साहब, मैं अब आपकी तरफ आऊँगा कि एक ये जो अभी हाल ही में एक यूएन की रिपोर्ट भी आई है, जिसमें यूएन तो पहले भी ये कहता आया है कि दोबारा से उसमें कहा गया है कि टीटीपी के जो लोग हैं जो अफ़गानिस्तान में है वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार है, लेकिन मेरे ख्याल में अब तो उनमें काफ़ी सारे और भी ग्रुप शामिल हो गए हैं, शायद उनकी तादाद ज़्यादा हो। पहले तो वो 8-10 हज़ार बताए जा रहे थे। तो ये जो इतने सारे लोग हैं, ये ज़ाहिर है कि जिहादी है, मिलिटेंट्स है, फुट सोल्जर्स है। तो अगर ये अमन मुआहिदा अल्लाह करे कि कामयाब हो, अगर ये हो जाता है, तो फिर इन लोगों का क्या किया जाएगा? इनको जो है ना किसी रिहेबिलिटेशन, इसके कोई प्रोग्राम है इनका? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है रिफत साहब, और मुझे नहीं पता कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इसको कवर क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अटैच्ड है। ये एक कंप्लीट पैकेज है, एक पूरा प्रोसेस है। अगर आप खैबर पुख्तूनख्वा जो है हुकूमत के कैबिनेट की मीटिंग्स जो है वो निकाल के देख लें, तो 2 कैबिनेट्स पीछे आप चले जाएं, उसमें क्लियर कट जो स्वात के अंदर जो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर था जी, उसके लिए दोबारा जो है वो फंड्स जो है वो मुख्तस किया। मशाल कौन सा वो? जी मशाल। अच्छा, ताकि उसको दोबारा जो है वो इन प्रोसेस जो है वो शुरू कर दें। कोई 700 मिलियन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके लिए जो है वो मुख्तस जो है वो किए गए हैं, उसको दोबारा रिस्टार्ट करने के लिए। लेकिन मुज़ाकिरात के हवाले से मैं आपको जो है एक बात जो है वो बता दूं कि उसमें एक सवाल जो है वो पाकिस्तान डेलीगेशन की तरफ से ये भी था कि ये बताया जाए कि टीटीपी के अंदर जब ये एमनेस्टी और ये सारा पैकेज जब इनिशिएट होगा, इसमें कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, कितने जिनको किसी शायद ऐसे पोस्टों में एडजस्ट किया जा सके जो एजुकेशन से जो है वो रिलेटेड हों। अच्छा, कितने इसमें फार्मर्स हैं जो खेती बाड़ी जो है वो कर सकें। मुख्तलिफ शुबहाए ज़िंदगी ऑप्शंस जो है वो क्या होने चाहिए, क्योंकि जब आप इस लेवल के प्रोसेस पर जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली बैकग्राउंड में जो है वो काम जो है वो करना पड़ता है। और स्टेट को ये बात पता है कि री इंटीग्रेशन प्रोसेस के लिए आपको लोगों को स्किल्स भी सिखाने पड़ते हैं। ये भी सब पता है कि उनको दोबारा जो है इकोनॉमिक री एडजस्टमेंट के लिए जो है वो ज़रूरी है कि वो मुआशरे का एक ऐसा शहरी जो है वो बने कि वो कारामद हो। आप ये बात कर रहे हैं, जब यूएन की रिपोर्ट्स या ऐसी जो है वो रिपोर्ट्स जो है वो आती हैं
जो सिर्फ इस खिते को सिक्योरिटी के लिहाज से जो है वो देखती है, तो वो एक ऐसे ह्यूमैनिटेरियन एंगल को स्किप कर देती हैं। क्योंकि अगर आप फाइटर्स की जो है वो बात कर रहे हैं और टीटीपी की बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बात, अगर स्वात के अंदर आज एक जो है वो बच्चा जो है वो एक टीटीपी फैमिली से था और वो 2008 में जो है वो अफ़गानिस्तान चला गया हो, अगर उसकी उम्र जो है वो 10 साल थी उस टाइम पर, तो आज उसकी उम्र तकरीबन 23-24 साल जो है बिल्कुल। वो अब वो एक ऐसे सिचुएशन में है कि अगर वो उसी इन्फ्लुएंस के नीचे जो है वो रहता है, तो ये जो है मल्टीप्लाई होता जाएगा ये प्रॉब्लम, इसके बिल्कुल। कोई सोल्यूशन जो है वो नहीं निकलेगा। तो जो रिहैब का प्रोसेस है, आप 5-6 हज़ार अफराद की बात कर रहे हैं, अगर आप जनरली इनको पर फैमिली के हिसाब से देख लें, तो एक एस्टिमेट, कंजर्वेटिव एस्टिमेट के लिहाज से ये तकरीबन कोई 27,000 अफराद बनते हैं। अच्छा। कंजर्वेटिव एस्टिमेट के लिहाज से अब आप 27,000 फैमिलीज की, यानी आप 5-6 हज़ार लोगों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप ऑलमोस्ट एक 27,000 लोगों की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग देयर फैमिलीज एंड एवरीथिंग। अब इनको रीइंस्टेट करने के लिए आपको एक प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो चाहिए, क्योंकि ये जिस दौर से गुजरे हैं और जो आइडियोलॉजी है और जो उसके मार्कर्स हैं, वो इतनी आसानी से वाइप आउट नहीं होते। बिल्कुल। सो इट इज़ अ प्रोसेस। मैं नहीं जानता ये होगा किस तरह, लेकिन ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा। नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो फिर कुछ जो टीटीपी के लोगों को रिहा किया गया है, कुछ 2 बड़े कमांडर हैं, उनके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। इफ्तिखार साहब, आप मुख्तसरन बताएं कि ये जो 2 तालिबान के लीडर है, मुस्लिम खान और महमूद खान, उनको रिहा कर दिया गया है, और क्या वो उनको हवाले कर दिया गया है? और ये दोनों को तो जो है वो फौजी अदालतों से मेरे ख्याल में सज़ाए मौत हो चुकी थी, तो अब इसका क्या करेंगे? देखिए, इसके अगर बैकग्राउंड में चले जाएं कि आप अगर टीडीपी के ओरिजिनल मुतालिबात जो है वो देख लें, उसमें ये कहा गया था कि इन दोनों को मुज़ाकिरात के लिए बुलाकर अच्छा, जो है वो गिरफ्तार किया गया था। हाँ, बिल्कुल, हमें याद तो है। लिहाजा अगर आप जो है मुज़ाकिरात का आगाज़ जो है वो करना चाहते हैं, तो उनकी तो उनकी रिहाई जो है वो अच्छा, ज़रूरी है। बड़े स्मार्ट है टीटीपी भी, देखो इट इज़ ए हिस्ट्री टू इट। मेरे जो ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि इनको तीसरे फरीक के हवाले कर दिया। अच्छा, यानी उनको अभी हवाले नहीं किए गए टीटीपी के लोगों को, तीसरे फरीक के हवाले किया गया। ऑब्वियसली जो अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में, अच्छा, और उसके जो उसके लिए लवाजिमात हैं वो पूरे जो है वो किए गए। अच्छा, जितनी भी उसमें प्रोसेसेस हैं वो उसके लिए, जिसमें अगर प्रेसिडेंशियल पार्डन आता है या आगे बाकी उसके जो लीगल पैरामीटर्स हैं, उनको जो है वो पूरा जो है वो किया गया। सक्सेसफुल अगर ये प्रोसेस हो जाता है तो फिर हम देखेंगे कि इनकी रिलीज़ भी हम देख सकते हैं, और भी जितनी जनरल एमनेस्टी है उसके लिए भी एक कानून चलाया जा सकता है। एक चीज़ जिसकी बात जो है 2016 से जो है वो हो रही थी और अभी तक उसको प्रैक्टिकल शेप जो है वो नहीं दिया गया, उसको क्लेमेंसी लॉ कह रहे हैं। क्लेमेंसी लॉ जो है वो पार्लियामेंट के ज़रिए जो है फिर एक ऐसी लेजिस्लेशन की जाए जिस तरह उसका प्रीरेक्विजिट जो है वो फिर श्रीलंका और इंडोनेशिया में, जिसमें जो है स्टेट के ख़िलाफ़ रेबिलियंस जो है वो थी, लेकिन उसके जब पॉलिटिकल सलूशन जो है वो निकाला जाता है तो फिर पार्लियामेंट को इन कॉन्फिडेंस जो है वो लिया जाता है। शाह साहब ने जो है उसमें एक बात जो है वो की इन रिलेशन टू कि अगर ऐसे पॉलिटिकल लीडरशिप और उनको जो है वो इन कॉन्फिडेंस जो है वो लेना, मेरे ख़्याल में इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट जितने मेरे ज़राए हैं, मुझे पता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको इनिशियली इस प्रोसेस में जो है वो एतमाद में जो है वो लिया गया था। अच्छा, एक पूरा इन कैमरा सेशन जो है वो हुआ था और उसमें क्रिटिसिज्म भी आई सामने, उसमें सवालात के जवाब भी आए और उसमें एक वे फॉरवर्ड भी आया। तब से ये प्रोसेस जो है वो आगे जो है वो शुरू है। लेकिन चूंकि फ़िलहाल ये ऐसी स्टेट में है नहीं, जब इसकी कोई शक्ल जो है वो निकल आएगी, मेरे ख़्याल में फिर एक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू जो है वो गुजारा जाएगा और फिर उसकी बातें जो है वो, ये सारी बातें जो है वो खुल के जो है वो सामने आएंगी। ठीक है, अभी प्रेमेच्योर है। अच्छा, ठीक है। मैं ये पॉलिटिकल जो आप बता रहे हैं वो मैं शाह साहब से भी पूछूंगा, क्योंकि जो शाह साहब जिस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं उनके बड़े जो है इस हवाले से कंसर्न थे। लेकिन उससे पहले शाह साहब, मैं
ये टीटीपी जो है तकरीबन पिछले 2 सालों में जब से ये मुफ्ती नूर वली आए हैं तो कोई 17 के करीब ग्रुप्स जो है वो टीटीपी का हिस्सा बने हैं, जो इनसे पहले जुदा हो गए थे स्प्लिंटर ग्रुप से। तो अब अगर ये मुआहिदा होता है तो क्या आप समझते हैं कि ये सारे ग्रुप्स जो है ये एक पेज पे होंगे, इनको मंजूर होगा, या जो है ना कुछ ग्रुप जो है ना इससे इख्तिलाफ भी कर लेंगे, इनसे जुदा हो जाएंगे? मैं ये कहूँगा कि माजी को देखते हुए आप जैश मोहम्मद को ले लें जी। जैश मोहम्मद को मौलाना नज़र उन्होंने हमेशा जब उनसे कहा गया तो उन्होंने ठंडेपन का मुजाहरा किया, लेकिन फिर उसी में से स्प्लिंटर ग्रुप्स भी बने जी। और वो उन्होंने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पार्टिसिपेट किया। इसी तरह और भी मुख्तलिफ जो पहले से जिहादी तंजीमें थी तो उनके स्प्लिंटर फ़रक़ान है और ये तमाम पुराने जिहादी तंजीमों के स्प्लिंटर्स ग्रुप बने और उन्होंने अपनी लीडरशिप का पास नहीं किया। लेकिन साथ साथ ये भी है कि अगर आप तहरीक तालिबान के साथ मुआहिदा हो जाता है और अभी मौलवी नूर वली मसूद जो हैं वो उसके, तो उनका एक काफ़ी हद तक होल्ड है। तो अगर स्प्लिंटर ग्रुप बन भी जाए कोई, लेकिन वो फिर इतना मजबूत नहीं होगा और फिर नेचुरली उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि स्पेस महफूज पनागाह वो उनके लिए फिर मुयसर नहीं है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा इन हालात में। कि पहले तो एक डिफरेंट वक्त था, ताइफ अल मलूकी मैं कहूँगा, तमाम ये इलाके अनगवर्न स्पेसेस थे, हुकूमत की अमलदारी नहीं थी, तो वहाँ पर हर किस्म के ग्रुप जो थे वो पनप रहे थे और अपनी अपनी कर रहे थे। लेकिन इस नई सिचुएशन में मेरे ख्याल में ये करना पड़, और जब तहरीक तालिबान और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और हुकूमत और वो गारंटर तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान की हुकूमत हो और मुआहिदा हो जाए, तो फिर छोटे छोटे ग्रुप्स के ख़िलाफ़ फिर अफ़गानिस्तान की हुकूमत से हमारी यही तवक्को होगी कि उनके खिलाफ इलेक्शंस होंगे। अच्छा, ये और फिर इसी तरह से पाकिस्तान की रियासती इदारों के लिए भी उनके साथ निपटना इतना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, ठीक। अच्छा शाह साहब, ये प्रोसेस जब शुरू हुआ पिछले साल नवंबर में, जब खान साहब की हुकूमत थी, तो उसमें जब 1 महीने की जंगबंदी भी हुई, तो उस वक्त जब खान साहब ने एक टर्किश मीडिया से ये बात की तो सारी सियासी जमातों ने उसकी बड़ी मुखालफत की, ANP ने भी बड़ी उसकी मुखालफत की। इस मरतबा तो मामला जो है ना बिल्कुल मुआहदे के करीब पहुंच रहे हैं, ANP तो बिल्कुल खामोश है। ये क्या आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया है? मैं ये बात आपको कहूँगा कि जहाँ तक अवामी नेशनल पार्टी की मैं बात करूँगा, अवामी नेशनल पार्टी हमेशा से अमन, तरक्की और खुशहाली की दाई रही जी। और वो जब आपको याद हो कि इलेक्शन से पहले उनका इंतखाबी नारा और मंशूर वो कलम और दवात की बात कर रहे हैं जी। और इसी वजह से जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने अमन की खातिर मज़ाकरात को तरजीह दी। बिल्कुल, स्वाद में अमन मुआहिदा जो और वो कहते हैं अंग्रेजी में कि लेट्स गिव नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी अ चांस। तो उन्होंने मज़ाकरात भी किए। लेकिन इसमें अब एक ज़िमनी सवाल यह है कि अब थोड़े से मामलात मुख्तलिफ है ना आप लोगों के, तो उसके 2008-9 के बाद से जब मुआहिदा हुआ तो 1000 के करीब कारकुन शहीद हुए हैं, जिसमें वज़रा भी है सब। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। उससे पहले भी तो यहाँ पर शहादतें हुई थी और मेरी पार्टी की नहीं होंगी, लेकिन मेरे वो भी इसी ज़मीन के बच्चे थे, वो भी हमारे लोग थे। लेकिन इसके बावजूद बड़े कौमी वफाद की खातिर मुज़ाकरात हुई, मुआहिदे हुए
लेकिन बाद में दूसरे फरीक ने पासदारी नहीं की और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि क्या हुआ। आज भी मैं इस वक्त बतौर तर्जुमान बात नहीं कर रहा, ज़ाती हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि आज भी अवामी नेशनल पार्टी का वही मौक़िफ़ है कि अमन, जी, तरक्की और खुशहाली, और उसके लिए अमन कायम करने के लिए मुख्तलिफ रास्ते हैं। उसमें आप सख्ती भी करते हो, काइनेटिक एनर्जी स्टेट की रियासत की भी इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब अगर दूसरा फरीक इस बात पे राजी हो जाता है कि वो